देश और विदेश में ट्रामा मैन के नाम से मशहूर हमारे साथ वो शख्सियत आज मौजूद है जो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में अपनी ख्याति के लिए जानी जाती है। और वो मशहूर शख्सियत केवल डॉक्टर के रूप में काम नहीं करती बल्कि मानवीय संवेदनाओं के लिए भी सामाजिक सरोकार उनका रहता है। दिन रात मरीजों की सेवा के साथ असहाय, पीड़ित और निशक्त लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और यह संस्कार उन्हें अपने पिता से मिले हैं। आज उस शख्सियत से आपको सीधे रूबरू कराते हैं और उनके अनुभव जानते हैं किस प्रकार से रहे। और वो शख्सियत हैं ट्रामा मैन प्रोफेसर संदीप तिवारी जी। सीधे आपको रूबरू कराते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको ट्रामा मैन का जो खिताब मिला है, आज आपको सब लोग ट्रामा मैन कहते हैं, ये कैसे आपको मिला, कैसे पड़ा? देखिए, ट्रॉमा के जो पेशेंट होते थे वो अक्सर ऐसा होता था कि जिनको शरीर में कई जगह चोट लगी हुई है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे उनको प्रतिस्थापित किया जाता रहता था। कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी विभाग उनकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता था। तो इस चीज़ को देखते हुए कि इस तरह के जो पीड़ित मरीज आ रहे हैं और ट्रॉमा में आपको बताएं उनको त्वरित इलाज की आवश्यकता होती है। तुरंत कई ऐसे मरीज होते हैं जिनको कि 1 घंटे के अंदर उनको इलाज मिलना चाहिए। इसको देखते हुए मैंने केजीएमयू में तत्कालीन अपने कुलपति महोदय के सहयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केजीएमयू में देश का पहला ट्रॉमा सर्जरी विभाग स्थापित किया, जो कि देश का हमारे पहला ट्रॉमा सर्जरी विभाग है। उस समय पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी अलग से एक ट्रॉमा के मरीजों के लिए कोई अलग से विभाग स्थापित नहीं था। तत्पश्चात केवल विभाग ही नहीं स्थापित किया, ये भी प्रयास किया कि कैसे हम ट्रॉमा के मरीजों की देखभाल के लिए नए डॉक्टर्स को पैदा करें। तो उन डॉक्टर्स को पैदा करने के लिए आवश्यक होता है कि उनके पास एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री होनी चाहिए। तो इसलिए इस विभाग में फिर 2021 से नेशनल मेडिकल कमीशन के साथ में बात करके और उनसे मिल करके इस विभाग में पोस्ट ग्रेजुएट जो स्पेशलिटी कोर्स होता है, एमएस की डिग्री का कोर्स, वो भी हम लोगों ने यहाँ पे शुरू किया। तो ये शुरू कर देने के बाद से हमारे प्रतिवर्ष 5 ट्रॉमा सर्जन केजीएमयू से अभी निकलना शुरू हो जा रहे हैं अगले साल से, जो कि देश भर में अलग अलग जगह जा करके और जो ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, आपको बताएं ट्रॉमा को जो कहा जाता है कि इट इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ, मतलब ऐसी मौतें जिनको रोका जा सकता है, उनका सबसे सामान्य कारण है। और ये इसमें ज़्यादातर मौतें जो होती हैं वो 4 वर्ष से 40 वर्ष तक के लोगों की होती हैं, जो कि हमारे देश का यूथ है। कोरोना में अगर देखा जाए तो 2 साल में लगभग 2.25 लाख मौतें हुई थी, 2,23,000 के आसपास। लेकिन ट्रॉमा की वजह से अगर देखा जाए, केवल रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से अगर देख लिया जाए तो 1.5 लाख मौतें प्रति वर्ष देश में होती, मतलब 2 साल में 3 लाख मौतें हो गई। अगर ट्रॉमा के सारे कॉजेज को देख लिया जाए, जिसमें कि गन शॉट वुंड्स भी हैं, असॉल्ट भी हैं, सुसाइड भी है, होमिसाइड भी है, तो करीब 4 से 5 लाख मौतें प्रति वर्ष होती हैं। तो ये ऐसी मौतें हैं जिनको कि रोका जा सकता है अगर उनका बचाव किया जाए और त्वरित उनका इलाज किया जाए। तो इसी सब को देखते हुए इस विभाग की स्थापना की गई और हम लोग पूरी तन्मयता से इस विभाग में, हमारे यहाँ जो भी केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में पेशेंट आता है उसको भटकना नहीं पड़ता है इसीलिए, और उसको सबसे पहले ट्रॉमा सर्जरी विभाग के चिकित्सकों द्वारा देखा जाता है। तत्पश्चात उसको जिस विभाग की आवश्यकता होती है उस विभाग का उसका कंसल्टेशन लिया जाता है और उसी कारण से हमको लोगों ने ये संज्ञा प्रदान करी है। बिल्कुल निस्संदेह, आपके जब से संरक्षण में ट्रामा सेंटर आया है तब से नित नई ऊंचाइयां प्राप्त हो रहे हैं, नए नए कीर्तिमान रचे जा रहे हैं। तो ऐसे में आप केजीएमयू के ट्रामा 2 सेंटर के प्रभारी हैं, ट्रामा सर्जरी के प्रभारी हैं, तो कैसे इसको अपग्रेड कर रहे हैं समय के साथ? देखिए, समय के साथ अपग्रेड करने में हमारे कुलपति महोदय जो लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन पुरी साहब हैं, उनका बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन रहता है और उनका सहयोग रहता है। उनकी इच्छा ये है शुरू से, जब से उन्होंने ज्वाइन किया, कि ट्रॉमा सेंटर को प्रदेश का एक ऐसा संस्थान बना दिया जाए कि जहाँ पे आने वाले मरीजों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। और उनके मार्गदर्शन में जैसा उन्होंने वो कहते जा रहे हैं वैसा वैसा हम लोग उस टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं। और ट्रॉमा सेंटर में अब आज के समय में कोई स्ट्रेचर की समस्या नहीं होती है, कोई जो भी पेशेंट आता है उसको तुरंत इलाज मिलता है, जो चाहे वो ट्रॉमा का पेशेंट हो, चाहे वो किसी प्रकार की इमरजेंसी का पेशेंट हो। हम धीरे धीरे करते हुए इस समय लगभग 130 बच्चों के और बड़ों के मिला करके वेंटिलेटरी बेड हमारे यहाँ चल रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि किसी भी ट्रॉमा सेंटर में देश में सबसे ज़्यादा वेंटिलेटर वाले बेड चल रहे होंगे।
इसके अलावा अभी कुलपति महोदय की हमारी इच्छा थी कि उसके बावजूद भी हमारे पास, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कई पेशेंट्स हम लोग को स्ट्रेचर पे रख करके इलाज करने पड़ते हैं, तो ट्रॉमा सेंटर के बगल में जो हमारा ओल्ड MS ऑफिस बेंगलोर वाली जमीन करीब 35,000 स्क्वायर फीट खाली पड़ी हुई है, उस पर भी हमारे KGMU प्रशासन ने नया ट्रॉमा सेंटर एक स्थापित, इसका एक सिस्टर कंसर्न कह लीजिए, कि एक और बिल्डिंग 300 बेड की स्थापित हो जाए, इसके लिए भी राज्य सरकार को प्रपोजल भेज दिया गया है। जी बिल्कुल, आप सुन रहे हैं प्रोफेसर संदीप तिवारी जी लगातार KGMU के विकास के लिए कटिबद्ध हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। अब जान लेते हैं कि विचारधारा उनमें कहाँ से आई है। मैंने उनके बारे में सुना है, पढ़ा है, जाना है कि ये संस्कार उनके पिताजी से मिले और बहुत ही जो कहा जाए सामान्य परिवार से वे आते हैं। तो सर से खुद जानते हैं, सर आपका बचपन कैसे बीता? आपके पिताजी के जो संघर्ष मैंने पढ़े हैं, बड़े ही मतलब एक तरीके से कहें रुदन भरे रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? हम लोग जो हैं 7 भाई बहन थे और हमारे पिताजी एक ईमानदार सरकारी सेवारत व्यक्ति थे। तो हम लोगों के बचपन की बात, तो संघर्ष हर किसी के बचपन में होता है, लेकिन हाँ थोड़ा हम लोगों के ज़्यादा जीवन में भी था कि क्योंकि एक समय ऐसा था कि हम 7 भाई बहन पढ़ रहे थे और मेरे पिताजी ने, चाहे वो 3 बहनें थी हमारे, चाहे हमारे 4 भाई थे, उनको सर्वोच्च शिक्षा दिलाई। कभी उसके लिए ये नहीं देखा कि कहाँ से कैसे क्या करना है, कितनी फीस है। और हम लोग एक तरीके से उनके मार्गदर्शन में ये कह लीजिए कि इस प्रकार से भी थे कि हम लोग सभी सरकारी संस्थानों में गए, तो जहाँ फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती थी। एक समय ऐसा था कि जब मैं KGMU में अध्ययनरत था, मेरा छोटा भाई IIT रुड़की में अध्ययनरत था, मेरा बड़ा भाई IIT कानपुर में अध्ययनरत था, हम 3 और मेरे सबसे बड़े वाले भाई साहब उस समय PhD कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी से, तो उस सभी लोगों का खर्चा था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि MBBS होने के बाद जब सिलेक्शन होता है तो आदमी को स्कूटर ये मिल जाता है या गाड़ी मिल जाती है। उस ज़माने में हम साइकिल से आते थे मेडिकल कॉलेज, यहाँ से करीब हमारा घर 10 किलोमीटर पड़ता है, साइकिल से आना जाना होता था। और 12वीं तक हमने हाफ पैंट पहनी है, क्योंकि हम लोग का था कि फुल पैंट में कपड़ा ज़्यादा लगेगा, और मेरी माँ खुद ही घर में सिलती थी कि टेलर को उस ज़माने में 10 रुपये ना देने पड़े। तो ये सब देखे हैं हम लोगों ने। दिन ये होता था कि 10 तारीख को सैलरी खत्म हो गई तो अगले समय 1 तारीख का इंतजार करते थे कि 1 तारीख आ जाएगी तब हम पेंसिल रबड़ या कॉपी पेन खरीद पढ़ेंगे। मैंने पूरे MBBS में कोई भी किताब नहीं खरीदी, क्योंकि सबसे ज़्यादा महंगी होती हैं किताबें। मैं सारी किताबें अपने सीनियर से लेकर के या लाइब्रेरी से इशू करा कर करता रहता था। MS के दौरान भी जिस उस ज़माने में 97-98 में जब लोगों के 10,000 रुपये खर्च होते थे, मेरी 700 रुपये में थीसिस मैंने तैयार करी थी। तो मैंने उसी हिसाब से कार्य किया, अपनी स्थिति को देखते हुए सारी फोटो मैं खुद खींचता था। अपनी पूरी थीसिस मैंने यहाँ का जो एपिडेमियोलॉजी यूनिट थी हमारी KGMC के उस ज़माने में जाकर के मैंने कंप्यूटर पर खुद टाइप करी थी। तो मैंने किसी को दिया नहीं टाइप करने को कि उसका पैसा लगे। हमारे पिताजी का शुरू से ये रहा कि बेटा, एक परिवार में एक व्यक्ति, उनकी इच्छा थी कि डॉक्टर बने। हम 7 भाई बहनों में से हमारे खानदान भर में उस समय कोई ना डॉक्टर था, ना कोई नेता था, ना कोई IAS था, ना कोई इंजीनियर था। तो उनकी इस इच्छा को हमने आगे बढ़ाया और उनके आशीर्वाद से पहले ही अटेम्प्ट में KGMU में सिलेक्शन मिला। फिर KGMC जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से MBBS करने के बाद यहीं से MS करने का मौका मिला। यहीं से MS करने के बाद मैं KGMU के इतिहास में पहला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने 3 साल यहाँ पे सीनियर रेजिडेंसी करी। सीनियर रेजिडेंसी पहले 1 साल की हुआ करती थी यहाँ पे, उसकी प्रथा को हम ही ने शुरू किया। 2001 से 3 साल की वो प्रथा यहाँ पे शुरू करी और उसके पश्चात 2005 में यहाँ पे हमारा चयन हो गया सहायक आचार्य की तरह से। तब से फिर हमने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 2000 हमारा ट्रॉमा के प्रति अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे मन बढ़ा, हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जैसे कि 1959 में जब हमारे पिताजी 18 वर्ष के थे तो उनका ट्रेन से एक एक्सीडेंट हुआ था। उनकी ट्रेन के एक्सीडेंट में उनको अपना एक पैर गंवाना पड़ गया था, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को विकलांग नहीं समझा और हमेशा प्रोस्थेसिस पे पहले 11 साल बैसाखी पे चले वो, फिर उसके बाद प्रोस्थेसिस 1971 में जब ये RALC बना तब उनको प्रोस्थेसिस मिली। उसके बाद उन्होंने करीब 15 साल तक प्रोस्थेसिस पे साइकिल चलाई। साइकिल चला करके जिस कॉलोनी में मैं रहता हूँ उस पूरे कॉलोनी का निर्माण किया। लोगों के पास मकान नहीं थे, घर नहीं थे, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस पे बहुत बढ़िया कॉलोनी है। कभी आप आएंगे देखेंगे तो इस समय वो लखनऊ की बेस्ट लोकेशन कहा जाएगा उसको और सबसे विकसित कॉलोनी है। और उन्होंने उसको साइकिल पे 50-50 किलोमीटर चढ़ के जो है उस कॉलोनी को डेवलप किया। तो उनकी जिजीविषा देखते बनती थी, उनका संघर्ष देखते बनता था। और वो हमेशा ये कहते थे बेटा कि एक चीज़ कभी मत छोड़ना अपने जीवन में से, मेहनत करना और ईमानदारी। क्योंकि ईमानदारी आज भी फेमस है। अगर वो टेलीकम्युनिकेशन में थे, अगर पुराने लोग टेलीकम्युनिकेशन में होंगे और आप जाएंगे कभी और उनका नाम लेंगे कि पंडित राम और जेश तिवारी कौन थे, तो सबसे पहले आदमी वही कहता है कि हाँ वो आदमी ऐसा था जिसने आज तक कभी अकाउंट सेक्शन में होते हुए कभी किसी से 1 रुपया नहीं लिया।
यही उन्होंने शिक्षा दी हम लोगों को। और दूसरा उनका एक सबसे बड़ा कहना था, एक बहुत छोटी-सी घटना आपको बताता हूँ, हमारे एक पड़ोसी थे, उनसे हम लोगों का बहुत बोलचाल नहीं थी, कुछ झगड़ा हो गया था। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये संस्मरण मैंने भी सुना है और जाना है कि आप उसमें डॉक्टर बन चुके थे, घर पे थे, तो एक पड़ोसी आपके बीमार थे। तो आपके पास खबर आई, थोड़ा आपने उसमें अपना असहजता दिखाई, लेकिन पिताजी ने आपके वो संस्कार भरे कि आपके अंदर ऊर्जा जागी और फिर आपने उस मरीज़ की जान बचा पाई। मैं वो थोड़ा जानना चाह रहा हूँ। जी, वही कह रहा हूँ कि हमारे एक पड़ोसी हैं जिनको कि वो छत से गिर गए थे गाँव में उनके भाई, और रात में 12 बजे, मैं इंटर्न था उस समय, ड्यूटी करके रात में लौटा था और सो गया था। साढ़े उन उन लोगों ने नहीं बताया मेरे पिताजी को, क्योंकि बोलचाल नहीं थी ऐसी। लेकिन पिताजी को मोहल्ले के और लोगों से पता चला कि वो जो हैं वहाँ पे पुरानी इमरजेंसी में न्यूरो सर्जरी विभाग में भर्ती हैं और उनकी हालत बहुत सीरियस है। तो उन्होंने मुझे जगाया और बोले, बेटा जाओ ज़रा देखो उनकी क्या मदद कर सकते हो। मैंने उनसे उस समय ये कहा कि पिताजी वो उनसे तो हम लोग की बोलचाल नहीं है। तो उन्होंने मुझको एक बात कही जो मुझे आज तक याद है। उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, कभी भी तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन को भी अगर तुम्हारी चिकित्सीय सहायता की ज़रूरत पड़े तो तुम ना मत करना। उनकी इस बात को लेकर के मैं मेडिकल कॉलेज आया पुरानी इमरजेंसी में। वहाँ मैंने जब न्यूरो सर्जरी के सीनियर रेजिडेंट से बात करी तो उनको 3 यूनिट उस समय रक्त की आवश्यकता थी, उनके साथ कोई था नहीं। और उन्होंने कहा कि अगर इनका तुरंत ऑपरेशन नहीं होगा तो इनके बचने की संभावना बहुत कम है। पूरी रात हम लोगों ने दौड़ करके अपने हॉस्टल से लड़कों को बुलाया, डॉक्टर्स को, हमारे साथी जो थे उनके साथ में उनका ब्लड का इंतजाम करा करके उनको रात में ही ऑपरेट कराया। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, 15 दिन बाद उनकी बिटिया की शादी थी और उस शख्स ने यहाँ से डिस्चार्ज होने के बाद 15 दिन बाद चलते हुए अपनी बिटिया की शादी करी। बिल्कुल। सर, एक कीर्तिमान और आपके नाम है कि ऐसा कोई वर्ष नहीं गया जब आपने रक्तदान ना किया हो। यह भी संस्कार आपके पिताजी के द्वारा मिले और लगातार ये कीर्तिमान आपके लिए रचता गया कि आप हर साल अपना रक्तदान करते। ये प्रेरणा कहाँ से रही है? देखिए, रक्त एक ऐसी चीज़ होती है जो को कहा जाता है कि रक्तदान महादान। कई पेशेंट्स हमारे यहाँ ऐसे आते हैं, खासकर से एक्सीडेंट्स के विक्टिम्स होते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता है। उनको पुलिस उठा करके इस रास्ते से ले आती है या कोई राहगीर ले आता है और उनको रक्त की बहुत आवश्यकता होती है। क्योंकि एक ये नियम है कि जब तक रक्तदान नहीं किया जाएगा तब तक उसके बदले रक्त नहीं मिलेगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये लगता है उस समय कि अगर कोई नहीं है तो हम ही लोग रक्तदान करें। तो हम ही नहीं, हमारे यहाँ ऐसे बहुत से चिकित्सक हैं जो कि समय समय पर रक्तदान करते रहते हैं। और हम लोग क्योंकि चिकित्सक हैं, हमें ये भी पता है कि अगर हम हर 3 महीने 6 महीने पे रक्तदान करते रहेंगे तो हमारे रक्त की नई कोशिकाएं बनती रहेंगी और हमारा रक्त जो है वो ताज़ा होता रहेगा। तो ये एक बहुत अच्छा कार्य है, पुण्य का कार्य है, जिसमें आप रक्तदान करके किसी मरीज की जान तो बचा ही रहे हैं, साथ साथ आपका अपना भी एक फायदा हो रहा है। दूँ आपको कि इन्हीं मानवीय कार्यों को देखते हुए और प्रोफेसर संदीप तिवारी जी को 2012 जब उत्तराखंड में त्रासदी आई, उस समय यहाँ से पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको जिम्मेदार बनाकर भेजा गया और पूरी टीम का यूनिट हेड बनाकर यहाँ से भेजा गया और उन्होंने वहाँ कई लाख लोगों को अपनी सेवाएं दी, लोगों की जान बचाई है। सर, उस बारे में थोड़ा जानना चाह रहे थे। जब 2012 में आप उत्तराखंड त्रासदी में गए थे। जी, 2012 में जब ये उत्तराखंड त्रासदी हुई थी और हम लोगों ने सुना तो एक प्रोग्राम मेरे दिमाग में आया कि यहाँ से एक टीम जानी चाहिए। यहाँ से 15 मैंने तत्कालीन कुलपति महोदय से बात करके और एक यहाँ से टीम तैयार करी और लेकर के गए थे। और करीब 8 दिनों तक बद्रीनाथ और केदारनाथ के रास्ते पे रह करके वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल कराया। तत्पश्चात केवल बद्रीनाथ ही नहीं, जब नेपाल वाला भूकंप वाला वो हुआ था तब भी मैं यहाँ से 30 लोगों की टीम लेकर के नेपाल भी गया था। और आपको बताऊं कि एपी सेंटर जहाँ पे से भूकंप आया था वहाँ के बहुत करीब हम पहुँचे थे। रोज वहाँ पे आफ्टर शॉक्स 5-10 आते थे, हम लोग उनको देखते थे। हम लोग कैंप में रह रहे थे, बिल्डिंग्स में रहना सेफ नहीं था और वहाँ पे भी हम लोगों ने कई मरीजों को रेस्क्यू किया, कई ऑपरेशंस किए और करके करीब 1 हफ्ते वहाँ रहते हुए, वो ऐसी जगह थी जहाँ से लोग भाग रहे थे क्योंकि वहां पे भूकंप आ रहा था, वहां पे जान को खतरा था, लगातार बना हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी हम अपनी पूरी टीम के साथ में, करीब 30 लोगों की टीम थी हम लोगों की, वहां पे 1 हफ्ते 10 दिन तक रहे। और पहली टीम थी हमारी पहुंचने वाली नेपाल में भी। WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की टीम जब वहां आई और उन्होंने देखा तो उन्होंने हमारे टीम के काम को बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने अपने फेसबुक पेज पे भी इसका वर्णन किया था। बिल्कुल सर, जिस तरीके से केजीएमयू का डेवलपमेंट हो रहा है और आपकी जो मानवीय संवेदनाएं हैं, मानवीय कार्य हैं, लगातार आगे बढ़ रहे हैं और आपके द्वारा ही केजीएमयू में तमाम रैन बसेरे हैं, उनका संरक्षण आपके हाथ में है। तो कैसे देख रहे हैं कि यहाँ लोगों को और ज़्यादा कैसे सुविधाएं मिल सकें? आपके सामने तमाम निराश्रित, पीड़ित और निःशक्त तीमारदार आते हैं, उनके लिए क्या-क्या और आगे योजनाएं चलाई जा रही हैं?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार जो है बहुत ही सेंसिटिव है मरीजों के इलाज को लेते हुए, और प्रदेश सरकार ने इस समय बिल्कुल निर्णय ले रखा है कि किसी भी तरीके से प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था को बहुत ही सुदृढ़ किया जाना है। और समय-समय पर प्रदेश सरकार का, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का, जो कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री भी हैं, हम लोग के पास निर्देश आता रहता है, हमारे कुलपति महोदय के पास, और वो जैसा निर्देश हम लोग को देते हैं उसमें प्रयास में हम लोग निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और बहुत जल्द ही आप लोगों को ये देखने मिलेगा कि प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो देश की सर्वोत्तम होने वाली है। बिल्कुल सर, क्योंकि आपका व्यस्ततम समय है, तो खाली समय में आप मानवीय सेवाओं में कैसे अपनी रुचि रखते हैं और कैसे उनको पूरा करते हैं? क्योंकि परिवार भी है, इधर ज़िम्मेदारी भी है और सामाजिक सरोकार भी है। इसमें कैसे आप अपनी सहभागिता जता पाते हैं? हाँ, जहाँ तक सामंजस्य स्थापित करने की बात है, मेरी पत्नी ने शुरू में ही कह दिया था कि ऐसा है, मुझे पता है कि हमारी आपका समाज जो है और आपका मेडिकल कॉलेज और आपकी जो और अन्य संस्थाएं जिनके तहत आप कार्य करते हैं वो मेरी सौतन हैं, तो वो उस चीज़ को ऑलरेडी अपने मन में रख चुकी हैं। और मेरा संडे जो लोगों का विश्राम का दिन होता है, मेरा वो डबल वर्किंग डे होता है। मैं अक्सर ऐसा होता है संडे को भी सुबह 6 बजे निकल जाता हूँ घर से, इस तरह के कार्यक्रमों में, कहीं पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाने के लिए, कहीं पे कोई अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए, और एक-एक दिन में 3-3 4-4 प्रोग्राम करते हुए अक्सर ऐसा होता है कि देर रात संडे को भी लौटता हूँ। तो ये ईश्वर के द्वारा ये शक्ति प्रदान होती है, और जहाँ दुखी और पीड़ित जनों को देखता हूँ तो मन करता है कि उनके लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहूँ। बिल्कुल। सर एक चीज़ और है, आप धार्मिक और आध्यात्मिक मार्ग के लिए कैसे समय निकालते हैं और कैसे इनको आप भक्ति की ओर लोगों को ले जाएँ या खुद आपका परिवार इससे जुड़ा हुआ है? तो ये रुचि जो है एक तरफ रही, लेकिन धार्मिक और आध्यात्मिक संस्कार भी आपके साथ हैं, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? वही बात है कि संस्कार हमेशा परिवार से मिलते हैं। मेरे माता-पिता जी दोनों लोग ही हमेशा इस चीज़ में रुचि रखते थे, और उन्होंने हम लोग के अंदर भी रुचि जगाई है। कोशिश ये करता हूँ कि सुबह आधे घंटे ईश्वर के साथ साक्षात्कार कर सकूँ। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पूजा करने बैठा सुबह और ट्रॉमा सेंटर से कॉल आ गई, तो रास्ते में गाड़ी में पूजा कर लेता हूँ, या जब भी समय मिलता है ईश्वर को साक्षी मान करके, जूते उतार करके और जल छिड़क करके भगवान का ध्यान कर लेता हूँ। उसके लिए कोई निश्चित समय ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास समय हो। जब कभी समय रहता है तो बैठ करके घंटों पूजा कर लेते हैं। जब कभी ऐसा होता है कि नहीं, ट्रॉमा सेंटर आना पड़ गया या किसी को ज़रूरत पड़ गई, तो जब भी 24 घंटे में थोड़ी देर का 10-5 मिनट का समय मिल जाता है, भगवान का ध्यान कर लेते हैं। अक्सर देखा गया है कि मरीजों और डॉक्टरों के बीच इलाज को लेकर तकरार बनी रहती है। हालाँकि हम भी जानते हैं कि कई बार डॉक्टर एक्स्ट्रा ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे, 48 घंटे लगातार ड्यूटी करते रहे, कोरोना काल में अभी भी जारी है। उस पर क्या कहेंगे आप? ये बहुत आपने सही बात कही है। कई बार ऐसा होता है, एक्चुअली होता क्या है कि हर तीमारदार को अपना मरीज़ सबसे ज़्यादा सीरियस लगता है। और डॉक्टर जो होता है वो एक ट्रायज होता है सिस्टम, जिसको कहा जाता है कि वो पहले उस मरीज़ का को इलाज मुहैया कराता है जो ज़्यादा सीरियस है। चिकित्सीय रूप से जो ज़्यादा सीरियस है, मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से ज़्यादा सीरियस है। इसमें कहीं न कहीं मैं ये नहीं कहूँगा कि केवल तीमारदारों की ही गलती होती है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना रिश्तेदार, अपना माँ-बाप प्यारा लगता है। लेकिन चिकित्सकों के ऊपर भी दबाव बहुत ज़्यादा होता है। 48-48 घंटे, कभी-कभी 72-72 घंटे की ड्यूटी कर रहे होते हैं यहाँ पर लगातार, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि पूरे प्रदेश में मैन पावर की एक कहीं न कहीं कमी है। जिस हिसाब से हमारा प्रदेश देखा जाए तो 2-3 देशों को मिला करके अगर की जनसंख्या वाला प्रदेश है, 24 करोड़ की जनसंख्या है, तो उसको देखते हुए कहीं न कहीं दबाव चिकित्सकों के ऊपर भी रहता है। तो मैं चिकित्सकों को भी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि इस प्रकार से जब कभी देखें कि तीमारदार नाराज़ हो रहे हैं या उनको कोई अव्यवस्था लग रही है, तो उनको शांत मन से समझाने का प्रयास करें। कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, उनमें आपस में एक जो वार्ता है वो बनी रहनी चाहिए। और प्रदेश की जनता से भी मैं ये अपील करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि जब कभी आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएँ, तो कृपया ये देखें कि हाँ, चिकित्सक अगर बिज़ी है, तो थोड़ा-सा धैर्य रखें। धैर्य रखना बहुत आवश्यक होता है, और कोई चिकित्सक ये नहीं चाहता है कि हम किसी मरीज़ का इलाज ना करें या उसमें कोई डिले करें या कोई लापरवाही करें। 5-10 मिनट आगे-पीछे चीज़ें हो सकती हैं, तो थोड़ा-सा धैर्य रखने की आवश्यकता होती है बस।
सर, आप भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत से सेमिनार आपने अटेंड किए हैं, बहुत से पुरस्कार मिले हैं। उन पुरस्कारों बारे में थोड़ा बताएँ? नहीं, पुरस्कार ऐसे कुछ नहीं है जिनके बारे में कुछ ऐसा बताया जाए। सभी चिकित्सकों को जो लोग नहीं, काम मैं आपके ऑफ़िस में देख रहा हूँ कि तमाम पुरस्कार लगे हुए हैं। थोड़ा जानना चाहूँगा। नहीं, मैं अमेरिकन कॉलेज ऑफ सर्जन्स का भी फेलो हूँ और हमने शॉक ट्रॉमा सेंटर जो विश्व का सबसे बढ़िया ट्रॉमा सेंटर है, आर एडम्स कॉलेज शॉक ट्रॉमा सेंटर मैरीलैंड बाल्टीमोर में वॉशिंगटन डीसी के पास, वहाँ पे जाकर के ऑब्जर्वरशिप भी की गई, वहाँ मुझे बुलाया गया था। तो ये कार्य करते रहते हैं और बाकी तो जब कहीं किसी लेक्चर के लिए या किसी के लिए बुलाया जाता है, वो एक जब आप चिकित्सा सेवा में होते हैं और चिकित्सा प्रशिक्षण सेवा में होते हैं, तो इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं। इनको मैं कोई बहुत बड़ी उपलब्धि अपने लेवल पे नहीं मानता हूँ। आप कार्य करते रहते हैं, तो आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ सम्मान और कुछ न कुछ अवार्ड मिलता रहता है। ये थे हमारे साथ केजीएमयू के ट्रॉमा मैन, जो देश और विदेशों में विख्यात हैं। और डॉक्टर प्रोफेसर संदीप तिवारी जी ने बताया कि हमारे जो डॉक्टर हैं उनके ऊपर तमाम प्रेशर रहते हैं, अक्सर मरीजों के इलाज को लेकर, और इसके साथ ही उनको धैर्य की आवश्यकता है, वो चाहे मरीज हो या डॉक्टर हो। लेकिन एक चीज़ साफ है कि जिस तरीके से लंबा अनुभव प्रोफेसर संदीप तिवारी जी का केजीएमयू में रहा है, लगातार विकास के यहाँ पथ खुले हैं, कई चीज़ों का उन्होंने विकास किया है और एक के बाद एक यहाँ उन्नति ट्रामा सेंटर को मिली है। फिर चाहे डॉक्टरों को लेकर हो या नया ट्रामा सेंटर स्थापित करने का कीर्तिमान उनके नाम हो, और इसके साथ कई देश विदेश में उन्हें अवार्ड भी मिल चुके हैं। और इसके साथ ही मरीजों के लिए वे लगातार चिंतित रहते हैं, सामाजिक सेवाओं में भी सरोकार रहता है, दिन ही हो या रात लगातार वो तत्पर रहते हैं। और इसके साथ ही सामाजिक सेवाओं के साथ ही आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी अच्छी रुचि है। आज भी उनके बारे में सुना और जाना जा सकता है कि मरीजों का रात के समय पर फ़ोन पहुँचता है, तब भी वो सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, और ये संस्कार उन्हें अपने पिता के द्वारा मिले हैं। और आज वो केवल देश ही नहीं, विदेशों में भी अपने नाम के साथ ट्रॉमा मैन के नाम से भी पहचाने जाते हैं। लखनऊ से न्यूज़ आर के लिए कैमरामैन शाहनवाज के साथ मैं प्रशांत राव।